हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है समानुपात। फिर क्लास 7 में पादपों का संसार भाग 2 के बारे में समझेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे ध्वनि और उसके रूप भाग 2 की। तत्पश्चात हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां सीरीज के अंतर्गत देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है जीवन की महान रेल यात्रा। फिर हम लोग जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि अपने आचरण को कैसे ठीक रखा जाए, इस मूल मंत्र को गांधी जी ने किसानों को बताया। सुबह नहा धोकर प्रार्थना कर सभी अपने कार्यों में लग जाते थे। किसान बयान लिखवाते समय पुलिस से डरते थे, पर गांधी जी ने उनके मन से डर को बाहर निकाला। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर की जोड़ी अद्वितीय थी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से 2 बातें कही। पहली, अगर मैं जेल चला जाऊं तो यहाँ के काम को रोकना मत। और दूसरी, चंपारण के काम से ही सारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी। एक मामला बेलवा कोठी का था। वहां गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी जी को जांच के लिए भेजा। उन लोगों ने थाने को सूचना भी दी, जिसकी जांच में किसानों के बीच थानेदार भी उपस्थित रहे। दोनों पक्षों की बातें राजेंद्र प्रसाद ने नोट की। अधिकारियों को भी यह रिपोर्ट दी गई। एक जगह से मारपीट की खबर आई और उसकी सूचना गांधी जी को मिली। किसानों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। पिटे किसान की मेडिकल जांच कराई गई। फौज को बुलाकर प्रशासन ने संभावित आंदोलन समाप्त करने की तैयारी कर ली। रैयतों पर जुल्म के अलावा शासन के लोग कुछ कह नहीं पाए। गांधी जी और ब्रज किशोर प्रसाद किसान पर हुए जुल्म को अपनी आंखों से देखने के लिए लौकरिया गए थे। गांधी जी की लौकरिया यात्रा के दौरान एसडीओ लेविस भी वहां मौजूद थे। मोतिहारी और बेतिया के देहातों के किसानों के बयान लगातार लिखे जा रहे थे। वहां खुफिया पुलिस के लोग मौजूद रहते थे। उनकी रिपोर्ट से प्रशासन को यह सूचना मिल गई थी कि गांधी जी की कार्यशैली क्या है, और इस मामले की शुरुआत में गांधी जी के सहयोगी भी डर रहे थे। गांधी जी ने पुलिस को रैयत के समान अपना काम करने वाला बताया। उनको बैठने की जगह दिलवा दी। फिर तो रैयत के मन में पुलिस का खौफ समाप्त ही हो गया। जब लेविस ने गांधी जी और बृजकिशोर प्रसाद के साथ लौकरिया गांव में जाकर देखा था, उन्हें तभी पता चल गया था कि ये लोग सही हैं। लेविस ने पैनी नजर से जायजा कर लिया था कि वो किस तरह किसानों से बातें कर रहे हैं, तथ्यों के बारे में गहराई से छानबीन कर रहे हैं, उन्हें तफसील से दर्ज कर रहे हैं और बाद में उसी बयान पर उस किसान का अंगूठा निशान या दस्तखत ले रहे हैं। तब लेविस को उनकी कार्यशैली पर शक नहीं रहा।
उन्हें लगा कि गांव-गांव में चलने वाली इस तरह की जांच के चलते प्रशासन का गलत पक्ष भी छुप नहीं सकता है। एसटीओ लेविस ने गांधी जी से अपनी भेंट और उनसे लंबी बातचीत के आधार पर कलेक्ट्रेट हिकॉक को एक लंबा पत्र लिखा। नील की खेती और किसानों की मुश्किलों की जांच के लिए अधिकाधिक जांच करने का सुझाव दिया। उन्होंने लिखा कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, प्रशासन को सचेत करना हमारा फर्ज है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यहाँ पर जो भी सरकारी जांच होती रही है उसमें किसानों के साथ पक्षपात ही होता रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि लेविस के इस पत्र पर गांधी जी की प्रतिक्रिया और उनका अगला कदम क्या था। आज हम सीखेंगे अनुपात। ये राहुल है और ये राहुल की बहन मीना। राहुल की आयु 4 वर्ष है जबकि मीना की आयु 1 वर्ष है। अगर हमें इनकी आयु की तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनकी आयु की तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से बड़ा है। ऐसे कथन हमें किसी चीज के बड़े या छोटे होने का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाते कि राहुल मीना से कितना बड़ा है। अगर हम इनकी आयु का व्यवकलन करें तो परिणाम प्राप्त होगा 3, यानी कि राहुल और मीना के आयु में अंतर 3 वर्ष का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से 3 साल बड़ा है। इस तरह तुलना करने की विधि को हम राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधि कहते हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें तो एक और विधि से इनकी आयु की तुलना की जा सकती है। सोचिए वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम राहुल की आयु को मीना की आयु से भाग दें तो परिणाम प्राप्त होता है 4। इसलिए इससे पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना है। यहाँ हमने 2 राशियों की एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है इस प्रकार तुलना की है। वह विधि जिसमें हम 2 राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना करते हैं कहलाती है भाग द्वारा तुलना। लेकिन यह दोनों की आयु व्यक्त करने के लिए वर्ष इस इकाई का प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि तुलना की जाने वाली दोनों राशियों की इकाइयां समान हैं। जब 2 राशियों की इकाइयां समान हो तो भाग द्वारा तुलना अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। इसलिए राहुल की आयु की मीना की आयु से भाग द्वारा तुलना एक अनुपात है जिसे हम 4:1 से दर्शाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मीना की आयु का राहुल की आयु से अनुपात है 1:4। यहाँ इस संकेत का प्रयोग 2 राशियों में अनुपात का संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए राहुल की आयु 4 वर्षों में व्यक्त करने के स्थान पर 4 गुणा 12 बराबर 48 महीनों के रूप में व्यक्त की जाती है और मीना की आयु 1 वर्ष के रूप में व्यक्त की जाती, तो क्या राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 48:1 इस प्रकार लिखना सही होगा? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। यह एक गलत अनुपात होगा क्योंकि इस अनुपात से व्यक्त होता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 48 गुना बड़ी है, लेकिन उनकी आयु से पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना बड़ी है। इसलिए 48:1 यह सही अनुपात नहीं होगा। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए राशियों की इकाइयों को समान करना आवश्यक है, अन्यथा अनुपात गलत प्राप्त होता है। इकाइयों को समान करने के लिए यहाँ हम 48 महीनों को 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ 48 महीने मतलब 4 वर्ष। इससे अब हम आयु का अनुपात 4:1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम दोनों की आयु की इकाइयाँ महीनों में लाकर भी इनके आयु का अनुपात ले सकते हैं। जैसे अगर हम राहुल की आयु की इकाई महीनों में रखते हैं और मीना की आयु की इकाई को महीनों में परिवर्तित करते हैं तो दोनों की आयु की इकाइयाँ महीनों में आ जाएगी। चूँकि अब इकाइयाँ बराबर है इसलिए हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त कर सकते हैं जो आएगा 48:12। यहाँ आपको एक सवाल जरूर आया होगा, जब हमने इकाइयाँ वर्षों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 4:1, लेकिन जब हमने दोनों की आयु महीनों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 48:12। क्या ये दोनों अनुपात समान है? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम किसी भी अनुपात को भिन्न के रूप में और किसी भी भिन्न को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम 48:12 को 48/12 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि किसी अनुपात की तुल्य अनुपात प्राप्त करने के लिए हम इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं। यहाँ 48 और 12 का मोस यानी HCF 12 है। अगर हम 48/12 के अंश और हर दोनों को 12 से विभाजित करते हैं तो हमें 48/12 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 4/1, जिसे हम अनुपात में 4:1 से व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 4:1 बराबर 48:12 है। इस तरह से अगर दो अनुपात बराबर हो तो हम इन्हें तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। जैसे 4:1 बराबर 4/1 बराबर 4 गुणा 2/1 गुणा 2 बराबर 8/2 बराबर 8:2। इसी तरह 48:12 बराबर 48/12 बराबर 48 विभाजित 2/12 विभाजित 2 बराबर 24/6 बराबर 24:6। अब तक हमने जितने भी अनुपात व्यक्त किए सभी को इकाई के बिना व्यक्त किया है। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या कारण होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 4 वर्ष अनुपात 1 वर्ष लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में 4 वर्ष बटे 1 वर्ष इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ अंश और हर दोनों में वर्ष यह इकाई उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इन्हें रद्द कर सकते हैं। इस तरह से भिन्न बन जाएगी 4/1 जो कि इकाई रहित है। इसे ही हम अनुपात में 4:1 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसलिए किसी भी अनुपात को इकाई नहीं होती। इस तरह से अब आपको अनुपात की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने सीखा अनुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। पादपों का संसार भाग 2। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है। पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषण प्रणाली कहते हैं। इस वीडियो में हम अन्य 2 प्रकार के पोषण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आइए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे पादपों के पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य 2 अन्य पादप पोषण प्रणालियों के बारे में जानना है। नीलू, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और ऊपर से इतनी गर्मी। थोड़ी मेरी मदद करना। क्या चाहिए दीदी? याद है मैंने तुम्हें कल एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था। क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे। पहले ये देखो, मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है 10 दिन में। जल्दी आओ दीदी। अरे भाई, आ रही हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है। और बड़ी बड़ी पत्तियों को तो देखो, लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोषण भी मिल रहा है।
यह सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे खनिजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। पता है, आज जब हम पाठशाला के पुस्तकालय में गए थे तो मैंने एक बहुत दिलचस्प पुस्तक पढ़ी थी, पादपों की दुनिया। उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दीदी, ये तो हैरानी की बात है। क्या इनमें कोई पत्तियां नहीं होती? तुम सही कह रही हो। स्कूल की घंटी बज गई थी, इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई, लेकिन यह तो पढ़ा था कि इनकी पत्तियां नहीं होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की तरह वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब पत्तियां नहीं होती हैं तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक कहा तुमने। ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाएंगे पहले। दीदी, क्या पढ़ रही हो? मैंने आज पुस्तकालय से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है। नीलू, यहाँ आओ और बैठो। इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य हैं। दीदी, हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मुझे उनके बारे में और बताओ। देखो इस पादप को, ये कॉर्पस फ्लावर का पादप है। ये ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। यह पोषण के विषम प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसे पादप तो आलसी निकले। क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लावर, कसाटा जैसे पादप परजीवी हैं। इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे मतलब परपोषी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पादप काफी समझदार निकले। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते। उनसे भोजन, पोषक तत्व या पानी जो लेना है उनको। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? दीदी, इस पादप को देखो, इसके तो हरे पत्ते हैं। ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं? हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्यों? देखो इस पादप को। ये संरचनाएं तो जग की तरह दिख रही हैं। देखो, इस पर कीड़े हैं। ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं। इसे पिचर का पादप या घटपर्णी कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप है। लेकिन इसके तो पत्ते हैं। ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पादप कम पोषण वाली मिट्टी में उगते हैं और कीड़ों को पचाकर पोषण की कमी को पूरा करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं। बहुत दिलचस्प है दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी। क्या तुम ला सकती हो? ओह, मैं भूल गई। ये उस डिब्बे में है। मैं अभी आई। ओहो, ये खराब हो गया है दीदी। कुछ सफेद वृद्धि इस पर है और इससे तो बुरी गंध आ रही है।
तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा। ओहो, दीदी याद है, ऐसी सफेद वृद्धि को हमने एक बार आचार पर भी देखा था। माँ ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं। अब मुझे याद आया। हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है। ये वास्तव में पादप है जो पोषक तत्वों को रोटी से ले रहे हैं। ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो क्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते हैं। दीदी, ये आते कहाँ से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद हैं। कोई जादू या चमत्कार से नहीं आ जाते। जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी खेलने जाऊंगी। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से क्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में 2 प्रकार के पोषण के बारे में सीखा, विषमपोषी प्रणाली और मृतजीवी पोषण प्रणाली। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, क्या आप जानते हैं कि पौधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन सीधे पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पौधे और जानवरों के अवशेषों में, अपेक्षाकृत स्थिर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में, मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में मिलता है। कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है, जो कि पौधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अलविदा। अब्बा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों तारा? आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, मेरे दोस्त को भी नहीं आने देते। मैं कितने दिनों से नानू से भी नहीं मिली। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है। मुझे उनसे मिलना है अब्बा। ओ तारा, तुम घर में बोर हो रही हो ना? हाँ, एक तरीका है जिससे तुम बिना घर से निकले दूसरे शहर में अपने नानू से मिल सकती हो। कैसे? कैसे अब्बा? 1 मिनट। ऐसे। हेलो बेटा, हेलो, कैसी है मेरी टिम टिम ताला? नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो बेटा, नमस्ते। नानू, नानू, कैसे हैं आप नानू? अब्बा मुझे आपके पास ला ही नहीं ले। वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे ले। कल तो पिंकी की मम्मी आई थी घर पर। अब्बा ने उन्हें भी बाहर से ही लौटा दिया। उनको मुझे प्यार भी नहीं करने दिया। तारा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है ना? पर मेरी समझदार तारा को पता है ना कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। बोलो तारा। हाँ नानू, पता तो मुझे है। अब्बा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बीमार किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने से, उसे छूने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से या उसकी छुई हुई चीजों को छूने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और तारा, इससे चेन बन जाती है, एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और थोड़े ही दिनों में ये सब जगह फैल जाती है। कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए दूसरों से दूरी रखना बहुत जरूरी है तारा। और तारा को तो पता है इसे क्या कहते हैं? क्यों तारा? हाँ अब्बा, आपने बताया था इसे सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब दूसरों से सुरक्षित दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और तारा को ये भी पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से सुरक्षित दूरी कहाँ कहाँ रखनी है, तारा को पता है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। दवाई की दुकान, राशन, सब्जी, फल की दुकान, हॉस्पिटल, शेल्टर होम्स और रास्तों में जहाँ भी 1 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ? और हाँ तारा, हमने टीवी पर भी देखा है कि हमारे धर्मगुरु बार बार लोगों से घर पर पूजा और इबादत के लिए कह रहे हैं, और यही सही है। क्यों तारा, सही है ना? हाँ, सबसे जरूरी यही बात है, घर से बाहर ही ना निकले तो एकदम सेफ रहेंगे। और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाओ और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहो। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं मास्क पहन कर जाता हूँ और लाइन में सबसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता हूँ। अच्छा अब्बा, क्या हम एक ही मास्क बार बार पहन सकते हैं? नहीं तारा, नहीं। 6-8 घंटे में, या अगर मास्क गीला हो गया है तो उसे बदल देना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क ही पहने, घर में बने कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धोकर ही मास्क पहनना। अच्छा नानू, आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हम लोग तो इतनी दूर हैं। मेरी प्यारी तारा, तुम चिंता मत करो। यहाँ मेरे पड़ोसी मुझे फोन करते रहते हैं, समझे? और जरूरत हो तो दवाई वगैरह दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और तारा, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो तुम घर मेरे पास आ ही सकती हो। तब तक तुम अपने घर से ही मुझे और अपने दोस्तों को फोन कर सकती हो, अपने अप्पा से अच्छी बातें कर सकती हो, कहानियां सुन सकती हो। हाँ, और मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ और घर के कामों में अप्पा की मदद भी कर सकती हूँ। और पता है नानू, मेरी टीचर रोज फोन पर जरूरी लेसन बता देती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। बहुत अच्छे तारा, बिल्कुल सही, मेरी प्यारी प्यारी टिम ताला। ओके नानू, बाय, आई लव यू। बाय पापा। ओके बाय, आई लव यू टू बेटा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। सानिया 13 वर्ष की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है, वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। ध्वनि के बारे में अब तक हमने जाना। कंपित वस्तुओं से पैदा होने वाली ध्वनि के बारे में, ध्वनि पैदा करने वाले शरीर के अंग के बारे में, ध्वनि एक साधन से दूसरे स्थान तक हवा, तरल चीजों जैसे पानी और ठोस चीजों जैसे लकड़ी और धातु के जरिए पहुंच सकती है। मम्मी, जिस तरह ध्वनि निकलने के लिए कंठ में खास बनावट होती है, उसी तरह ध्वनि सुनने के लिए भी कान में कोई खास बनावट होती होगी, है ना?
बिल्कुल, हमारे कानों के अंदर ठीक इस डफली जैसी ही झिल्ली होती है जो हमें सुनने में मदद करती है। ओह हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन क्या ध्वनियों को सुनने का भी कंपन से कुछ संबंध हो सकता है? क्या ध्वनि को सुनते समय भी हमारे कानों में कहीं कंपन होता है? दोस्तों, क्या आप इन सवालों का जवाब ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? क्या हमारी पुस्तक में कहीं इसका उत्तर मिल सकता है? दरवाजे पर कोई आया है। मैं देखती हूँ। तुम देखो, रसोई में कोई बर्तन गिर गया है। देखती हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह इस बात पर ध्यान दिया कि हम बिना उस चीज को देखे उसकी ध्वनि को कैसे पहचान लेते हैं? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस गिलास पर एक बार धीरे से चम्मच मारो। अब गिलास के किनारे छूती हुई एक थर्मोकोल की छोटी गेंद लटकाते ही देखो, तुम्हें समझ आता है? कंपन करते गिलास ने गेंद को कुछ देर तक ढकेला। अब थोड़ी जोर से चम्मच से मारो। देखो कि गेंद गिलास से कितनी दूर तक धक्का खाती है। ओह हाँ, तेज ध्वनि करने पर यह गेंद ज्यादा दूर तक चली गई। क्या तुम्हें दोनों आवाजों में कुछ अंतर महसूस हुआ? हाँ, जब गेंद दूर तक धक्का खाती है तो ध्वनि बहुत तेज थी, लेकिन जब गेंद ज्यादा दूर तक धक्का नहीं खाती तो ध्वनि बहुत धीमी थी। मैं समझ गई। लेकिन कुछ ध्वनि हमें बहुत तेज लगती हैं, ऐसा क्यों? क्या इसका संबंध भी चीजों के कंपन से ही है? क्या लगता है आपको दोस्तों? हमारे शरीर के तंत्र में इतने कंपन हमेशा होंगे जिनकी ध्वनि हम कभी सुन नहीं पाते। शायद इसीलिए कि हमारे कानों के भी सुनने की क्षमता होती है ना? सही कहा सानिया। बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ जानवर जैसे कुत्ते बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन पाते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। मैं यह तो जानती हूँ कि ध्वनि को हर्ट्ज में मापते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंसान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन पाते हैं? मेरी मदद कीजिए। ओहो, ये गाड़ियों की आवाज कितना परेशान कर देती है। इसके कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ये गाड़ियां ही नहीं, हमारे घर में इतनी चीजें हैं, वो भी तो ध्वनि प्रदूषण करती है, जैसे मशीनें, टेलीविजन, कूलर। इस शोर से कभी-कभी मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने पढ़ा भी था कि इससे सेहत पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, कम सुनाई देना। क्यों दोस्तों, क्या शोर के कारण आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर पड़ा है? बताइए। हमें इसे कम करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। इससे जानवरों और बीमार लोगों को तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी। हाँ, मैंने देखा था दीपावली पर कुत्तों को पटाखों की आवाज से बहुत परेशान रहते हैं। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। सही कहा सानिया। हम और क्या तरीके अपना सकते हैं?
मैंने देखा था एक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि आगे अस्पताल है, हॉर्न ना बजाएं। ये भी है जिसे हम सभी ध्यान में रख सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि पेड़ केवल वायु प्रदूषण को ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं? ओह अच्छा, ऐसा है तो हमें सड़क के किनारे जरूर पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके मुझे बता सकते हैं? सारांश। आज हमने जाना कि हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, कि हम ध्वनि की पहचान उसके गुणों के कारण कर पाते हैं, जैसे हल्की और तेज ध्वनियां। कुछ ध्वनि हम सुन सकते हैं, कुछ ध्वनियां हमारी सुनने की क्षमता के बाहर हैं। ध्वनि प्रदूषण और उसे कम करने के उपायों के बारे में। हेलो हाय कसकाय। कंफ्यूज मत होइए, कसकाय का मतलब होता है नमस्ते मराठी में। राइमिंग के चक्कर में कुछ भी बोलता है। हाय, मेरा नाम है स्मृति और मैं हूं आपके साथ रोहन, और आपका स्वागत करते हैं हम दोनों हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचरर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, ऐसी कहानियां जो एक्चुअली में रियल स्टोरीज हैं। यस, और हमारे साथ ये शो में हर बच्चा जुड़ सकता है जो 9th क्लास में है, और अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे इस शो में जुड़ सकते हैं। बस आपको इन 2 शानदार किताबों की जरूरत होगी। यस, और इस बुक के जरिए और हमारे शो के जरिए हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक सफल उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जी हाँ, और आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं। इस कहानी को अगर आप गौर से देखिएगा, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस कहानी को देखें। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की महान भारतीय रेल यात्रा। उद्यमी हर जगह है। एक गांव में बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे चटखीले लाल रंग का पोस्ट बॉक्स था। सरिता यहाँ हर रोज आया करती थी। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग हर रोज सरिता के लिए एक पोस्ट कार्ड आता था। सरिता का बड़ा भाई जीवन उसे ये पोस्ट कार्ड भेजता था। वह एक उद्यमी बनना चाहता था। अपने गांव की खेती में क्रांति लाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था। अपने मास्टर प्लान से सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहता था। हर किसान को जैविक किसान में बदलना चाहता था ताकि मधुमक्खियां फिर से उसके गांव आ जाए। लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले उसके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए और जीवन की मर्जी के बिना ही उसे रेल विभाग में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि ये उसके पिताजी का सपना और घर को चलाने की जरूरत थी, जिस कारण जीवन का सपना एक सपना बनकर रह गया। भारी मन से जीवन ने अपना सामान बांधा। जीवन ने अपने पसंद की पुरानी चीजों से एक पिन होल कैमरा बनाया और वो निकल पड़ा। सरिता जीवन को गली से उतरते हुए और बड़े से पेड़ और चटकीले लाल रंग के पोस्ट बॉक्स से गुजरते हुए देखकर रो पड़ी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो मधुमक्खियों को वापस लाने का सपना भी अधूरा छोड़कर जा रहा था। जीवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। सरिता जीवन को नजर से ओझल होने तक देखती रही। एक दिन बिना किसी कारण के उसने पोस्ट बॉक्स जांचा। अंदर एक पोस्ट कार्ड था जिस पर एक तस्वीर थी। वो सरिता के लिए था और उस पर बनी तस्वीर में उसके बारे में लिखा हुआ था। सरिता ने पोस्ट कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। फिर हर दिन स्कूल में आते जाते समय वो पोस्ट बॉक्स की जांच करने लगी। जीवन ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जीवन ने जब भी फोटो खींची तो उसके बारे में लिखा। इस तरह सरिता का भारत के उद्यमियों का संग्रह बढ़ता गया। वो इन पत्रों के जरिए गजाला से मिली।
जिन्होंने एक गांव में सौर प्रकाश और पैनल को बनाया था। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती थी। वो किरण से मिली जो जैविक देसी बीज उगाती थी। परमेश से मिली जिन्होंने एक जंगली वन लगाया था। आकांक्षा जिन्होंने एक शहर में अपने स्कूल की छत पर सब्जियां उगाई थी ताकि उनकी कक्षा के बच्चों को ताजी पत्तेदार सब्जियां मिले। उसने प्रत्येक कहानी को सहज कर एक किताब बनाई। फिर जीवन के लौटने का इंतजार करने लगी। जब वो आखिरकार कई वर्षों बाद वापस लौटा, तब तक सरिता और गांव वालों ने मिलकर उसके सपने पूरे कर दिए थे। जब जीवन रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने लगा तो मधुमक्खियां उसके आसपास मंडरा रही थी। जीवन्स ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी। जीवन की महान रेल यात्रा के अभ्यास के लिए 4-4 के दल बनाए। अपने मोबाइल से तस्वीरें लेना, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना ना भूलें। अब आप जानते हैं कि उद्यमी कौन होता है। पहला भाग। अब आपको अपने आसपास के उद्यमियों को खोजना है और उनके इंटरव्यू लेने हैं। आप उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जैसे उनके कौशल के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर आदि। दूसरा भाग। आपने कहानी में देखा कि कैसे सोलर लैंप्स बनाकर गांव की बिजली की समस्या सुलझाई। तो अब आप भी जिन जिन उद्यमियों से मिले उनके बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में पोस्ट कार्ड बनाएं। ये करने के बाद बढ़े अगली गतिविधि की ओर और अपना रोमांचक सफर जारी रखें। सो रोहन, ये था हमारे इस बुक का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है कौशल यानी स्किल्स का। सो आज की स्टोरी से जो एक स्किल मुझे लगता है कि जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए वो है टॉकिंग टू न्यू पीपल, यानी नए लोगों से बात करना। और ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस स्किल का मतलब जानते हैं हमारी इस किताब के पीछे वाले पन्नों में, जहां आपको सभी स्किल्स यानी कौशलों का मतलब मिल जाएगा। मैं बता देता हूं पढ़ के। तो इस स्किल का मतलब हमारी किताब में है नए लोगों से बात करना। आपसे प्यार करने वाले लोगों से बेहतर वे लोग हैं जो आपको जानते तक नहीं हैं। वही लोग आपके विचार के बारे में सही बता सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सभी को दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए नए लोगों से मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। आज आप किससे मिलेंगे और क्या बात करेंगे? हमारी आज की स्टोरी में इस स्किल का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है सरिता ने। हाँ, सरिता ने कितने सारे उद्यमियों से मुलाकात करी। सीता गजल से मिली, अपने गांव में सोलर लाइट्स पैनल बनाए और उन्हें ठीक किया। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती है। वो किरण से मिली, परमेश से और आकांक्षा से भी। इन सब से मिलकर, इनकी कहानियां सुनकर और उनके स्किल्स को सीखकर सरिता ने अपने भाई का सपना पूरा किया। और ये सही भी है। हम जितने ज्यादा लोगों से बात करते हैं हमें उतना ज्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए तो हमें आप सबसे बात करना इतना पसंद है। यस, अब इस बुक के बाद हम अपनी दूसरी बुक को उठाते हैं जो एक्चुअली में एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। ये है हमारी एक्टिविटी बुक। इसकी खासियत यही है कि इसे आप अपने मन मर्जी के रंगों से भर सकते हैं। यस, सो आज की कहानी यानी कि जीवन्स ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी पर बेस्ड इस बुक में हमारे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो इस एक्टिविटी में आपको कुछ चीजें ढूंढकर, सोचकर और सीखकर लिखनी है। जैसे हर उद्यमी के लिए एक बड़ा सवाल क्या है, उसके बाद ये उद्यम किस समस्या का हल है, फिर इस उद्यमी ने जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए। उसके बाद आप किसी एक उद्यमी की कहानी यहाँ लिखें और उनके सभी कौशल के बारे में भी बताएं। उनके उद्यम और उनकी तस्वीर को बनाएं या खींचकर यहाँ चिपकाएं। और ये करने के बाद आप हमें इस एड्रेस पर अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। कितना मजा आएगा ना आपको ये करने में और हमको आपके प्रोजेक्ट को पढ़ने में। चलिए फिर आप शुरू हो जाइए। यस, आप अपनी एक्टिविटी बुक पर काम स्टार्ट करिए और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में नई कहानी और एक नई एक्टिविटी के साथ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जल्दी से इसको फिल करिए और हमारे इस एड्रेस पर भेज दीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं था आपके साथ रोहन, मेरे साथ थी स्मृति। बाय बाय। बाय। सो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अब इस कहानी पर बेस्ड हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं ये शानदार किताब। तो इस किताब को जीतने के लिए आपको सभी क्विज के सवालों के जवाब देने हैं हमको कॉल करके इस नंबर पर, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। हमारे आज के क्विज का पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है?
दूसरा सवाल, युवाओं के लिए शिक्षा इतनी आवश्यक क्यों है? हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक हीरो की पहचान कैसे कर सकते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप जहां रहते हैं वहां महिलाएं जोखिम उठाती हैं? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि इंटर्नशिप क्या है? तो अब इन सारे सवालों के जवाब आप हमको हमारे इस नंबर पर कॉल कर कर दे सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां पर सभी सवालों के सही जवाब दें। पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं हमारी ये दिलचस्प किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे ज़ू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य जंगलों की ओर अपना रुख कर रहा है। शहरों की भी बढ़ती आबादी से सांपों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लोग आमतौर पर घरों में, खेतों में और आबादी वाले दूसरे स्थानों पर सांपों को देखकर डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बजाय इन्हें सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीणों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा स्नेक रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया है। स्नेक रेस्क्यू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और इसे घर पे कोशिश ना करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग सांप को पकड़ते हैं और उसके वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग उसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात कि सांप भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इनको हैंडल करना कानून के खिलाफ है जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। दूसरा, सांप को हैंडल करने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे हम स्नेक हुक बोलते हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेक टोंग।
अगर आप देखेंगे तो इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ ये पूरा बंद हो जाता है, तो इससे सांपों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद ही रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि सांप पकड़ना एक प्रोफेशनल का काम है और इसके लिए वन अधिनियम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वन पदाधिकारी भी ट्रेंड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप सांप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पैनिक ना करें, जाने कि ये जहरीला है या जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप हमारे परिवेश में रहते हैं उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। सो सांपों को मारना तो सबसे पहले गलत काम है। अगर आपको लगता है कि सांप आपके घर में है तो आप उस सांप के बारे में नज़दीकी वन अधिकारी को आप इत्तला करें। चाहे तो आप पटना ज़ू को फ़ोन कर सकते हैं या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर में जाएंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सांप कहाँ जा रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो कोशिश करें कि उस सांप को किसी बर्तन से या किसी चीज़ से ढक दें कि सांप कहीं भागे नहीं, जिसके चलते कि अगर कोई बंदा अगर आता है, कोई रेस्क्यूअर अगर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि एक घर के अंदर में सांप घुस गया है और वो बोल रहे हैं कि वो सांप जो है वो गेहुअन सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हम जाते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कि वो सांप कौन सा है और किस तरीके से हम उसका सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले जो हम काम करते हैं वो होता है हमारा अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सांप को पकड़ करके हम कहाँ पे जहाँ डालेंगे उसे हम बोलते हैं बैग, और ये टेक्निक को बोलते हैं पाइप और बैग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पाइप जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है और मैं यहाँ पे गत्ते का पाइप इस्तेमाल करता हूँ, इसको हम इस बैग की तरह इसके ऊपर में फिट करते हैं इस तरीके से कि एक नली जैसा बन जाए, और इसे हम दीवार से सटा करके लगाते हैं और ये मूव ना करे, इसके लिए हम एक ईंटे का भी सपोर्ट उसको देते हैं। अब सांप जब भी आएगा तो इस बैग के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सांप पकड़ लिया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो अभी तो ये पकड़ा गया है, पर रेस्क्यू तभी कंप्लीट होता है जब हम इसको सेफली बैग कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बैग करने के लिए, इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। और अब सांप को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर घुस जाए। अब जब सांप हमारा कंफर्म कर लिए कि बैग के अंदर चल गया है तो हम अपने हुक का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि सांप पूरी तरह अंदर गया है या नहीं गया है। जब हमें महसूस होता है कि ये सांप पूरी तरह अंदर चल गया है और चेक करते हैं और उसके बाद पहला गांठ बांधते हैं, जिसे हम सिक्योर नॉट बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाले नॉट को हम बांधते हैं, जिसे भी हम सिक्योर नॉट बोलते हैं, पर ये सेकंड सिक्योर नॉट होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि सांप अगर गलती से पहला नॉट अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरे नॉट से बाहर ना चल जाए। और ये आपके सेफ्टी के लिए भी रहता है, क्योंकि सांप को अगर आप नीचे से बैग के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप काट सकता है, पर अगर इस नॉट के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप आपको नहीं काटेगा। अब अगर जैसे मैं बता रहा था कि सांप को अगर आपको ले जाना है तो आप सांप के बैग को इस तरीके से आप हुक के मदद से उठा करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिससे आप भी बचे रहेंगे और सांप भी बचा रहेगा और आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांप को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत
टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहाँ कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए। और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।